नमस्ते बच्चों। इतिहास खंड द्वितीय, जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। इसके अंतर्गत महायुद्धों के बीच की अर्थव्यवस्था हम पढ़ेंगे। पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर हुआ। इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया जिससे उबरने में दुनिया को 3 दशक से भी ज़्यादा का समय लग गया। इस समय पूरी दुनिया चौतरफा आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रही थी और इसी समय एक और महायुद्ध अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्धकालीन रूपांतरण। प्रथम विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच में लड़ा गया। पहले खेमे में मित्र राष्ट्र थे जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। दूसरे खेमे में केंद्रीय शक्तियां थीं जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन तुर्की शामिल थे। पहला विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस समय बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों, रासायनिक हथियारों का भरपूर मात्रा में प्रयोग हुआ। इसमें 90 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए। मृतकों में ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे और इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाजी लोगों की संख्या बहुत कम हो गई। तो युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था देखेंगे कैसी हो गई थी। इस समय यूरोप में कामकाजी पुरुषों की संख्या बहुत कम रह गई थी और परिवार में सदस्यों की संख्या कम हो जाने के कारण परिवार की आमदनी भी कम हो गई थी। जब पुरुष मोर्चे पर जाने लगे तो उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को घर के बाहर आना पड़ा। इस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच संबंध टूट गए। ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी लोगों से कर्ज लेना पड़ा। इस समय अमेरिका कर्जदार के बजाय कर्जदाता देश बन गया था और युद्ध के कारण मांग, उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ गए थे। जब ये युद्ध शुरू हुआ तो बहुत सारे देश की सरकारों को ऐसा लगता था कि ये युद्ध क्रिसमस तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यह युद्ध 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चला। अगस्त 1914 में शुरू हुआ था युद्ध, जो 11 नवंबर 1918 तक चला। यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व, आंशिक रूप से चीन और प्रशांत द्वीप समूह लड़ाई के मुख्य स्थान थे। परिणाम क्या हुआ? गठबंधन सेना की विजय हुई। जर्मनी, रूसी, ऑटोमनी और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का अंत हुआ। यूरोप तथा मध्य पूर्व में नए देशों की स्थापना हुई। जर्मन उपनिवेशों में अन्य शक्तियों द्वारा कब्जा हो गया। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। युद्ध के बाद के सुधार। युद्ध के पहले ब्रिटेन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट ब्रिटेन को ही झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उस समय भारत और जापान में उद्योग विकसित हो रहे थे। अब ब्रिटेन को पहली जैसी स्थिति जापान और भारत में प्राप्त करने में मुश्किल हो रही थी। ब्रिटेन कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। ब्रिटेन में बेरोजगारी बढ़ गई थी। 1921 में हर 5 में से 1 ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं संकट में थी। उदाहरण के तौर पर गेहूं को लेते हैं, जिसका उत्पादन ज़्यादा होने के कारण विश्व बाजार में गेहूं की अति के हालात पैदा हो गए और
अनाज की कीमतें गिर गईं। प्रश्न आता है कि गेहूं के अति के हालात क्यों पैदा हो गए, गेहूं का उत्पादन आवश्यकता से अधिक क्यों होने लगा। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं संकट में थी, जिसमें गेहूं लिया गया है। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हो गई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी। इसलिए विश्व बाजारों में गेहूं की अति के हालात पैदा हो गए, अनाज की कीमतें गिर गईं और ग्रामीणों की आय कम हो गई। किसान गहरे संकट में फंस गए। एक कारण और था, युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल जो पैदा हुआ था, जिससे उत्पादन, मांग और रोजगार में इजाफा हुआ था। लेकिन जब युद्ध के कारण ये पैदा हुआ, ये उत्साह शांत होने लगा तो उत्पादन भी गिरने लगा, बेरोजगारी बढ़ने लगी और सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी कटौती शुरू कर दी ताकि शीतकालीन करों के सहारे उनकी भरपाई की जा सके। इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में खत्म हो गए। इसी कारण से बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो गई थी। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। 20वीं सदी की शुरुआत में युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को जो फ़ायदा पहुंचा था वो हम लोगों ने देखा। वह कर्जदाता देश बन गया था। लेकिन युद्ध के बाद कुछ समय के लिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा। लेकिन 20 के दशक की शुरुआत के साल में अमेरिकी अर्थव्यवस्था फिर तेज़ी के साथ तरक्की के रास्ते पर बढ़ गई। 1920 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत जो थी वो थी बृहद उत्पादन का चलन। बृहद उत्पादन मतलब बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन करना। ये उत्पादन का सिलसिला 19वीं सदी के आखिर में शुरू हो गया था, लेकिन 1920 के दशक में बृहद उत्पादन औद्योगिक उत्पादन की विशेषता बन गया। इसमें एक विशेष नाम आता है कार निर्माता हेनरी फोर्ड। कार निर्माता हेनरी फोर्ड बृहद उत्पादन के प्रख्यात प्रणेता थे और इस बृहद उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित वस्तुओं की कीमत और लागत दोनों में कमी ला दी। बेहतर आय और वस्तुओं की कम कीमत के चलते अब मजदूर वर्ग भी उपभोग की वस्तुएं खरीद सकते थे और ये सब चीज़ें हाई परचेज व्यवस्था के अंतर्गत खरीदी जाती थी। अब प्रश्न ये है कि हाई परचेज व्यवस्था क्या थी। हाई परचेज व्यवस्था के अंतर्गत ये सारी चीज़ें कर्जे पर खरीदी जाती थीं और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। इसी तरह से मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि से भी उपभोग की वस्तुओं की खरीदारी बढ़ गई और जो घरों के निर्माण हो रहे थे या खरीदारी हो रही थी घरों की, वो भी कर्ज से ही हो रही थी। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि हेनरी फोर्ड ने ये पद्धति ली कहाँ से, बृहद उत्पादन पद्धति। शिकागो के एक बूचड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयट के अपने कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन फोर्ड ने स्थापित की थी। शिकागो के बूचड़खाने में क्या किया जाता था कि मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे सिरे पर एक मांस विक्रेता खड़ा रहता था और वह अपने हिस्से का मांस उठा करके बाहर निकल जाता था। जब फोर्ड ने इसको देखा तो उनको ये लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए ये तरीका सही है। इस असेंबली लाइन को हम लगा करके पैसे और समय दोनों की किफ़ायत कर सकते हैं। असेंबली लाइन पर एक मजदूर एक ही काम करता था, जैसे किसी कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना। जैसे कोई पेंच कस रहा है तो वो पेंच ही कस रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है तो एक ही काम कर रहा है, उसका काम बदलता नहीं था। और ये काम किस तरीके से किया जा रहा था, मशीनी ढंग से। मजदूर इस काम को मशीनी ढंग से लगातार करते रहते थे।
काम की रफ्तार कैसे तय होती थी? कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चल रही है उसी रफ्तार से मजदूरों को काम करनी होती थी। और कन्वेयर बेल्ट की रफ्तार को बढ़ा करके प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ा दी जाती थी, उसके काम करने की क्षमता और बढ़ा दी जाती थी। और इसमें मजदूर अवकाश भी नहीं ले सकता था और अपने साथियों से बात भी नहीं कर सकता था। इसका नतीजा क्या हुआ कि असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर के निकलने लगी। कितने मिनट में? 3 मिनट में एक कार तैयार होकर के निकलने लगी। और यह रफ्तार कई गुना ज़्यादा थी, जो पुरानी पद्धतियाँ थी उससे कई गुना ज़्यादा रफ्तार थी ये। इस बृहद उत्पादन तकनीक से बनी हुई पहली कार टी मॉडल नामक कार थी। बृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार का नाम क्या था? टी मॉडल। शुरुआत में तो फैक्ट्री के मजदूरों को बहुत थकान हुई और एक ही कार्य को करते रहने से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई, लेकिन वो क्योंकि रफ्तार कभी कभी कन्वेयर बेल्ट की ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन वे इस रफ्तार को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। इसलिए बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया और इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने जनवरी 1914 में वेतन दुगना यानी कि $5 प्रतिदिन कर दिया और ट्रेड यूनियन की गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी। तो तनख्वाह बढ़ा दी तो मुनाफे में कमी आ गई, तो उसकी भरपाई करने के लिए फोर्ड असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ा देते थे, जिससे मज़दूरों पर काम का बोझ तो बढ़ता था, लेकिन इससे फोर्ड बहुत संतुष्ट थे। उनका कहना था कि लागत कम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। और इस उत्पादन पद्धति को पूरे अमेरिका में अपना लिया गया। 20 के दशक में यूरोप में भी उनकी नकल की जाने लगी और बाद में इसकी नकल बाकी जगहों में भी की गई। इस तरह से बृहद उत्पादन के चलते 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर 50 लाख कार प्रति वर्ष से भी ऊपर जा पहुंचा। अब बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर से ये सब खरीदने लगे। इस तरह 1923 में अमेरिका शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को भी संकट से उबरने में मदद दी। अगले 6 साल में विश्व व्यापार व आय वृद्धि दर में काफ़ी सुधार आया, लेकिन ये ज़्यादा समय तक स्थिर नहीं रहा। 1929 तक आते आते दुनिया फिर एक आर्थिक संकट में फंस गई। फिर 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ। 30 के दशक के मध्य तक यह संकट बना रहा। इसमें दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट आई। इस मंदी का असर सभी देशों पर एक जैसा नहीं था, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतीहर उत्पादों की कीमतों में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही। इसमें 2 कारण आते हैं इस महामंदी के। पहला कारण था ज़रूरत से ज़्यादा कृषि उत्पादन और जो दूसरा कारण था अमेरिका द्वारा कर्ज में कमी। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिर रही थीं, स्थिति और ख़राब हो गई थी। कीमतें गिरी तो किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज़्यादा माल पैदा करके वे अपने आय का स्तर बनाए रखें। इसका परिणाम क्या हुआ? बाज़ार में कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ गई और जब आमद बढ़ गई तो कीमतें और नीचे चली गईं। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। दूसरा कारण था अमेरिका से कर्ज। तो 1920 के दशक
के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जे लेकर अपने निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरी किया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्ज जुटाना आसान था, लेकिन जैसे ही संकट का संकेत मिला, अमेरिकी उद्यमियों ने कर्ज देने से अपने हाथ खींच लिए। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्ज 1 अरब डॉलर था। साल भर के भीतर यह कर्ज घट गया और केवल चौथाई रह गया। जो देश अमेरिका के ऊपर ज़्यादा निर्भर थे, उनके सामने संकट खड़ा हो गया। यूरोप के कई बड़े बैंक धराशायी हो गए, कई देशों की मुद्रा की कीमत गिर गई और इससे ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया। कई स्थानों पर कृषि और कच्चे मालों की कीमतें तेज़ी से लुढ़क गईं और अमेरिका ने इस महामंदी से बचाने के लिए क्या किया? तो अमेरिका ने इस मंदी से अपने आप को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगा। इस फैसले ने विश्व व्यापार की कमर तोड़ दी और कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखकर अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया। जिनको कर्ज दिए जा चुके थे, उनकी वसूली तेज कर दी गई। आमदनी में गिरावट होने के कारण अमेरिका के बहुत सारे परिवार जो कर्ज चुकाने में नाकामयाब हो गए थे, उनके मकान, कार और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी, सब कुर्क कर ले गईं। अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था धराशायी हो गई और निवेश से अपेक्षित लाभ ना पा सकने, कर्जे वसूल ना कर पाने और जमाकर्ताओं की पूंजी ना लौटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से 1932 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थीं। 1935 तक औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसकी बहुत गहरी छाप अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति और समाज के ऊपर पड़ी थी। अब हम देखते हैं भारत और महामंदी। भारत के ऊपर इस महामंदी का क्या असर हुआ? आर्थिक मंदी और भारत। उन्नीस सौ 28 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घट करके लगभग आधे रह गए। गेहूं की कीमत 50% गिर गई, कच्चे पर्सन की कीमत 60% गिर गई। इसी समय भारत से कीमती धातुओं, खासतौर से सोने का निर्यात होने लगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री केन्स कहते हैं, भारतीय सोने के निर्यात से वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिली, लेकिन इस निर्यात से भारतीय किसानों को कोई भी मदद नहीं मिली। इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में निश्चय ही मदद की। इसी में प्रश्न बनता है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। 1928 और 1934 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में महामंदी का काफ़ी प्रभाव रहा। यह भारतीय आयात और निर्यात घटकर आधे रह गए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गईं। गेहूं की कीमत 50% गिर गई। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व व्यापार के लिए या विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। पटसन का निर्यात बंद हो जाने पर कच्चे पटसन का मूल्य 60% से भी ज़्यादा नीचे गिर गया। काश्तकार पहले से भी ज़्यादा कर्ज में डूब गए। बचत खत्म हो गई, ज़मीन गिरवी पड़ी थी, गहने बिक चुके थे। मंदी के इसी समय कीमती धातुओं, खासतौर से सोने का निर्यात किया जाने लगा और इसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू किया।
विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल। इसमें आप लोग चित्र देख रहे हैं, रूस पर हमला करती जर्मन टुकड़ियां। जुलाई 1941 रूस पर हिटलर का हमला युद्ध में एक निर्णायक महत्व की घटना थी। दूसरा चित्र है सोवियत रूस में युद्ध से तबाह स्टालिनग्राद। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के 2 दशक बाद ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध भी 2 खेमों के बीच में लड़ा गया। एक गुट में धुरी शक्तियां थीं जिसमें नात्सी जर्मनी, जापान और इटली थे। दूसरा गुट मित्र राष्ट्रों का था जिसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका शामिल थे। ये युद्ध 6 साल तक चला। ऐसे लोग इसमें ज़्यादा मारे गए जो किसी भी मोर्चे पर नहीं लड़ रहे थे। ये चित्र हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले का है। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। स्थान हिरोशिमा और नागासाकी, जापान। परिणाम इसका हुआ मित्र राष्ट्रों की विजय। 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। इस परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था। 3 दिनों बाद ही अमेरिका ने नागासाकी शहर पर भी परमाणु बम गिराया। इस परमाणु बम का नाम फैट मैन था। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम को अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के संदर्भ में लिटिल बॉय और नागासाकी के बम को विंस्टन चर्चिल के संदर्भ में फैटमैन कहा गया। इस युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 6 करोड़ लोग मारे गए थे। 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था जो लोग मारे गए थे और करोड़ों लोग घायल हुए थे। युद्ध के बाद के समझौते। युद्ध के बाद जो भी समझौते किए गए वो तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सुधार मुख्यतः 2 चीज़ों से प्रभावित हुआ। पहला, पश्चिम में अमेरिका का एक प्रबल आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक रूप में उदय। दूसरा, सोवियत यूनियन का एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तन। विश्व के नेताओं की बैठक हुई जिसमें युद्ध के बाद संभावित सुधारों पर चर्चा की गई। औद्योगिक देशों में आर्थिक संतुलन को बनाए रखना और पूर्ण रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये पहली चर्चा का विषय था। दूसरा, पूंजी, सामान और कामगारों के प्रवाह पर बाहरी दुनिया के प्रभाव को नियंत्रित करना। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल, युद्ध के बाद की स्थिति। 2 बड़े प्रभावों के साय में अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण आगे बढ़ा। पहला, पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली राष्ट्र बनकर के सामने आया और सोवियत संघ एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उसी समय सोवियत संघ की जनता ने अपने देश को एक पिछड़े खेतीहर देश से विश्व शक्ति के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान। इन 2 महायुद्धों के बीच में जो भी अनुभव मिला उससे अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने 2 अहम सबक सीखे। पहला, बृहद उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता। और दूसरा, बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। तीसरा, पूर्ण रोजगार का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। इसमें एक प्रश्न बनता है,
ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ था या क्या अर्थ है? जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। इस कॉन्फ्रेंस में लाभ और घाटे से निपटने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन भी कहा गया। अब ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में सम्मेलन हुआ। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमत बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई। विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए रकम इकट्ठा करना, ये ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के कार्य, ये सब कार्य इसको करना था। प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के एक अप्रतिम युग का सूत्रपात किया। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज़्यादा रही और वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी और ये विकास दर स्थिर थी, इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया और बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम रही। इस समय तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे और इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया। औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया का जो एक बहुत बड़ा भाग था वो यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र और स्वाधीन राष्ट्र बन गए थे, लेकिन अभी भी ये देश गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे और लंबे समय तक औपनिवेशिक शासन के कारण इनकी अर्थव्यवस्थाएं और समाज पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुके थे। IMF और विश्व बैंक का गठन औद्योगिक देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। तो क्वेश्चन आता है IMF और विश्व बैंक का गठन क्यों किया गया था? तो औद्योगिक देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। ये संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे। जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन किया था, उसके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थे। इस कारण 50 के दशक के आखिरी साल में ब्रेटन वुड्स संस्थान विकासशील देशों के ऊपर ध्यान देने लगा। ज़्यादातर देश अल्पविकसित भाग उपनिवेश के रूप में पश्चिमी साम्राज्य के अधीन थे और इन नव स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में भी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन से निकालने के लिए इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी, जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का वर्चस्व था। तो इससे क्या हुआ कि बहुत साल बीत जाने के बाद भी सारे स्वाधीन राष्ट्र अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण इनके ऊपर बना हुआ था। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे, तो इनकी जो संसाधन थे जैसे खनिज संपदा और ज़मीन, इस पर अभी भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का नियंत्रण था और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। कई बार अमेरिका जैसी और अन्य शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगती थी। तो ज़्यादातर विकासशील देशों का 50 और 60 के दशक में ज़्यादा तेज प्रगति नहीं हुई। उनका पश्चिमी अर्थव्यवस्था का कोई भी फायदा उन्हें नहीं हुआ।
इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली निकाली और समूह 77 G77 के रूप में ये संगठित हो गए। NIEO से उनका आशय एक ऐसी अर्थव्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके। NIO इसका पूरा रूप नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली या न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO था, जिसमें उन्हें अपने विकास के लिए अधिक सहायता मिले और कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाज़ारों में पहुंचाने के लिए या बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिल सके। ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। इस समय सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिर गई थी, इसलिए स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रवाहमयी या अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था की शुरुआत हुई। 1949 की क्रांति के बाद चीन, जो विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग था, तो वो चीन में नई आर्थिक नीति और सोवियत खेमे के बिखराव और पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था के अंग बन गए, जिसमें एक चीन प्रमुख देश था। चीन जैसे देश में वेतन तुलनात्मक रूप से कम था, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी, उन कंपनियों ने चीन में निवेश करना प्रारंभ कर दिया। आप लोग ज़्यादातर देखते होंगे कि जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं उसमें ज़्यादातर टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और खिलौने सब चीन में बने होते हैं। वो भारत के मार्केट में छाए हुए हैं या फिर वहाँ के जैसे ही लगते हैं। ये किस लिए है? ये है चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था और ख़ास तौर से वहाँ कम वेतनों का नतीजा है। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाहों पर भी असर पड़ा। पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव आने के कारण आर्थिक भूगोल पूरी तरह से बदल चुका है। इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों की व्याख्या करें। तीनों प्रकार की गतियों के भारत और भारतीयों से संबंधित एक एक उदाहरण दें और उनके बारे में संक्षेप में लिखें। व्यापार का आदान प्रदान। भारत सदियों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अभिन्न हिस्सा रहा है। अंग्रेजी शासन शुरू होने के पहले भारत के मसाले सुदूर देशों तक जाते थे, बाहर से जवाहरात यहाँ आते थे। श्रम का आदान प्रदान। पहला क्या हुआ? व्यापार का आदान प्रदान। दूसरा, श्रम का आदान प्रदान। आधुनिक भारत से सॉफ्टवेयर के ज्ञाता अमेरिका में जाकर के काम करते थे। तीसरा, पूंजी का आदान प्रदान। आयात और निर्यात के कारण पूंजी का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता रहता था। तो 3 तरह की गतियाँ हुई, 3 तरह के प्रवाह। पहला व्यापार का आदान प्रदान, दूसरा श्रम का आदान प्रदान, तीसरा पूंजी का आदान प्रदान। अब प्रश्न लेते हैं, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें अथवा 1929 की आर्थिक मंदी के परिणामों की व्याख्या करें। महामंदी कई कारकों का परिणाम थी। पहला, 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण के क्षेत्र में आय उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। अधिक निवेश और अधिक रोजगार ने अटकलों की प्रवृत्तियों को जन्म दिया, जो 1929 के मध्य तक 1929 की महान अवसाद को जन्म दे रहा था। दूसरा, शेयरों के मूल्य में गिरावट हुई। शेयरों के भाव एकदम से गिर गए। कुछ कंपनियों और शेयरों का मूल्य तो बिल्कुल समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप जिन लोगों का शेयरों में धन लगा था उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ी। तीसरा, बैंकों का बंद हो जाना।
देश के हजारों बैंक बंद हो गए और कारखानेदारों को कारखानों में लगाने के लिए पूंजी नहीं मिल पाई। परिणाम ये हुआ कि कारखाने एकाएक बंद होने लगे और लोगों में बेरोजगारी बढ़ने लगी। चौथा, बेरोजगारी के कारण लोगों की क्रय शक्ति और भी कम हो गई, जिसका पूरा प्रभाव तैयार माल की बिक्री पर पड़ा और धीरे धीरे विश्व के अन्य पूंजीवादी देशों में यही दुष्चक्र चल पड़ा। इस प्रकार आर्थिक मंदी ने गंभीर रूप ले लिया। अगला प्रश्न है, G77 देशों से आप क्या समझते हो? G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? G77 विकासशील देशों का एक समूह था जिसने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO के लिए आवाज़ उठाई और समूह G77 के रूप में संगठित हो गए। NIEO से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिससे उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके, विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल का सही दाम मिले और अपने तैयार माल को विकसित देशों के बाज़ारों में बेचने से के लिए बेहतर पहुंच मिले। ब्रेटन वुड्स की जुड़वा यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक विकसित देशों द्वारा स्थापित किया गया था। इन संस्थानों की निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता था। इन संस्थानों को औद्योगिक देशों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन पूर्व औपनिवेशिक देशों और विकासशील देशों की गरीबी और विकास से इनका कुछ भी लेना देना नहीं था। विकासशील देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए G77 की स्थापना की गई। इसलिए G77 को ब्रेटन वुड्स जुड़वा की गतिविधियों की प्रतिक्रिया स्वरूप कहा जा सकता है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। वीटो मतलब विशेषाधिकार। ये किसी भी फैसले को वीटो पावर के तहत रद्द कर सकता है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। डॉलर का मूल्य किससे बंधा हुआ था? डॉलर का मूल्य सोने से बंधा हुआ था। $1 की कीमत कितनी थी? 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। विश्व बैंक और IFM ने कब कार्य करना शुरू किया? तो विश्व बैंक और IFM ने 1947 में औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू किया। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज़्यादा रही। महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई और यह स्थिति 30 के दशक तक बनी रही। अगला क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाहों पर भी असर पड़ा। पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आए भारी बदलावों के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह बदल चुका था। एक और क्वेश्चन लेते हैं। खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें। रेल के प्रसार के कारण विभिन्न देशों से यूरोप तक खाद्यान्न पहुंचाना आसान हो गया। खाद्य पदार्थों के बड़े पैमाने पर ढुलाई के कारण भोजन सस्ता और सुलभ हो गया। इससे यूरोप में खाना अच्छी क्वालिटी का हो गया और लोगों की पहुंच में आ गया। स्टीम से चलने वाले जहाज़ों और रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी के कारण मीट को तैयार करके अमेरिका से यूरोप तक ले जाना संभव हो गया। अब ब्रिटेन के लोगों के लिए मीट सस्ता हो गया, जिससे उनका खान पान बेहतर हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप कैरिबियाई क्षेत्र में काम करने वाले गिरमिटिया मजदूर हैं। इस अध्याय में दिए गए विवरणों के आधार पर अपने हालात और अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए अपने परिवार के नाम एक पत्र लिखें। उत्तर, सम्मानित परिवार, मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं।
मुझे एक अनुबंध के तहत उपनिवेशवादियों ने किराए पर लिया है, जिसमें कहा गया है कि मैं बागानों में 5 साल तक काम करने के बाद भारत लौट सकता हूँ। हालांकि अनुबंध एक धोखाधड़ी थी और ये मुझे वापस जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। गरीबी और उत्पीड़न से बचने की उम्मीद में मैं इस नौकरी में शामिल हुआ था, लेकिन यहाँ जीवन और काम की स्थिति बहुत कठोर है। यहाँ अधिकांश श्रमिक बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से संबंधित हैं। हमें कुछ कानूनी अधिकार दिए गए हैं, हालांकि हमने अभिव्यक्ति के लिए नई कला विकसित कर ली है या विकसित किए हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये ब्रेटन वुड्स अमेरिका स्थित माउंट वाशिंगटन होटल है, जहाँ पर ब्रेटन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। कुछ शब्दों के अर्थ हम देखते हैं। वीटो, निषेधाधिकार। इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। ये प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं। एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, MNC या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। शुरुआती बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना 1920 के दशक में की गई थी। 50 व 60 के दशक में जब अमेरिकी व्यवसाय दुनिया भर में फैलते जा रहे थे और पश्चिमी यूरोप एवं जापान भी विश्व युद्ध के प्रभाव से बाहर निकलते हुए शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर थे, उस समय ऐसी बहुत सारी नई कंपनियां सामने आईं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वव्यापी प्रसार 50 और 60 के दशक की एक विशेषता थी। इसके पीछे आंशिक रूप से इस बात का भी हाथ था कि ज़्यादातर सरकारें बाहर से आने वाली चीज़ों पर भारी आयात शुल्क वसूल करती थीं, जिसके कारण बड़ी कंपनियों को अपने संयंत्र उन्हीं देशों में लगाने पड़ते थे जहां वे अपने उत्पाद बेचना चाहती थीं। उन्हें घरेलू उत्पादकों के रूप में काम करना पड़ता था। आयात शुल्क किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क। यह कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जहां से वह चीज़ देश में आती है, यानी सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर। विनिमय दर। इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। मोटे तौर पर विनिमय दर 2 प्रकार की होती है। पहला स्थिर विनिमय दर और दूसरा परिवर्तनशील विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर क्या है? स्थिर विनिमय दर में जब विनिमय दर स्थिर होती है और उनमें आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर क्या होती है? इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांततः सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है।